हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना और उसके कार्य। ये जो टॉपिक है वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर थर्ड मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 का भी टॉपिक है। इसमें जो आपका टॉपिक है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से दिया गया है और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है उसको समझते हैं। वास्तव में ये एक झिल्लियों का तंत्र है। गार्नियर ने इन्हें सर्वप्रथम देखा था और इरगेस्टोप्लाज्म कहा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम व खोज का श्रेय पोर्टर साइंटिस्ट को जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। वास्तव में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाई जाती है। ह्यूमन की आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूर्णतः अब्सेंट रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग तरीके से रूपांतरित होती है और अलग अलग कार्यों को संपन्न करती है। चलिए, अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूपांतरण देखते हैं। फर्स्ट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कंकाल पेशी कोशिका में पाई जाती है जो कैल्शियम 2+ आयन का स्त्रावण करती है। वह पेशीय संकुचन में मदद करती है। सेकेंड है ट्रांसवर्स नलिकाएं। यह कंकाल व हृदय की मांसपेशियों में स्थित होती है। जो ट्रांसवर्स नलिकाएं है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और ट्रांसवर्स नलिकाएं जो होती है उसका क्या काम होता है? यह मांसपेशियों का
उद्दीपन व संचारण करती है। थर्ड है माइलाइड काय। यह विशिष्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो रेटिना की वर्णयुक्त इपिथेलियल कोशिकाओं में पाई जाती है। और इसका क्या काम होता है माइलाइड काय का? यह प्रकाश संवेदी होती है जो वर्णक परिवहन में सहायक होती है। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या इसकी संरचना बोल सकते हैं उसको समझते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है या 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी का डायग्राम है। तो सिस्टर्नी क्या है? ये अशाखित होती है और इसके अंदर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। सेकेंड है वेसिकल्स। इसको आशय या पुट्टिकाएं भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है आशय या वेसिकल्स? इसको देखते हैं। आशय या पुट्टिकाएं अंडाकार या गोलाकार रचनाएं होती है। इनमें पदार्थ संग्रहित होते हैं मतलब भरा रहता है। थर्ड है नलिकाएं या इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो जो नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स है ये शाखित रचनाएं होती है लेकिन इसकी सतह कैसी होती है? चिकनी होती है और इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। शॉर्ट में इसको RER बोलते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और इसको शॉर्ट में SER बोलते हैं या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है उसको समझते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये केंद्रक झिल्ली के पास में स्थित होती है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिका झिल्ली के पास में स्थित होती है या पाई जाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्थायी रचना है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कम स्थायी रचना है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम राइबोफ्लोरिन फर्स्ट व सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोफ्लोरिन एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मुख्यतः सिस्टर्नी व पुट्टिकाएं पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर केवल नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। चलिए अब हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है उसको देखते हैं। यह उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य देखते हैं, क्या काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यह उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें ग्लाइकोजन व लाइपोप्रोटीन का उपापचय होता है। यह स्टीरॉयड व कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में स्थित होती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये केंद्रक झिल्ली के पास में क्या है, उपस्थित है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिका के जो कोशिका झिल्ली है इसके पास में पाई जाती है या उपस्थित होता है। आप लोग इस डायग्राम को अपने नोट्स में बना लेंगे। चलिए अब हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका के क्या कार्य होते हैं उसको समझते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका कंकाल बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परिवहन में मदद करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में मदद करती है। ये केंद्रक झिल्ली के निर्माण में मदद करती है। कोशिका से कई सारे टॉक्सिक मटेरियल को निकालने का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन संश्लेषण व लाइपोप्रोटीन संश्लेषण भी इसका कार्य है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरण है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कंकाल पेशी में पाई जाती है, यह कैल्शियम 2+ आयन का स्त्रावण करती है व पेशी संकुचन में क्या करती है, मदद करती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और
इसके प्रकार, संरचना या घटक या किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शन के बारे में समझा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।